हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल श्रीवास्तव। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो अभी हम लोग जून 2023 के जो पीवाईक्यू हम लोग देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, आप यहीं पे रहे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज ट्रू जीरो। मापन की किस मापनी में वास्तविक मान शून्य पाया जाता है? तो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल। ओके, तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में जब हम कोई चीज मापते हैं तो उसमें जीरो की ट्रू वैल्यू मापी जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने किसी चीज का भार नापना है, आपने नापा कि उसका भार कुछ नहीं है, जीरो है, तो आप उसको मानेंगे कि क्या है, उसका भार जीरो है। तो जब रेशियो स्केल में कोई चीज नापते हैं तो उसमें जीरो की वैल्यू ट्रू होती है, जीरो को भी नापा जाता है। इसलिए आंसर नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि इफ ए स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5 डेवलप हिज ओन कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, इट मीन ही या सी हैज यूज्ड। यदि कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी गणित विषय में अपनी स्वयं की अवधारणा बनाता है या विकसित करता है, तो उसका अर्थ है कि उसने उपयोग किया है। उसने क्या उपयोग किया है? अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप हैं, हम हैं, कोई बच्चा, कोई भी है, वो अगर अपने से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा, आपके में है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। कंस्ट्रक्टिविज्म का बिहेवियर थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, ये सब थ्योरियाँ पढ़ी थी ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में यही होता है कि चीज़ें अपने से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? जब हम चीज़ों को खुद से बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ओके, जैसे कि आपने लेवल्स ऑफ मेमोरी लेवल्स भी जो पढ़ा होगा, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में जो पढ़ा था आपने क्या पढ़ा था? पहले क्या आपका होता है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर उसके बाद क्या आता है आपका? रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंच जाते हैं तब हम चीज़ों को लॉजिकली तरीके से सोचते हैं और हम अपनी चीज़ों का खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस लेवल की थिंक है? ये रिफ्लेक्टिव लेवल के बाद ही आती है। ओके, तो समझ में आया आंसर नंबर 2 कैसे करेक्ट होगा? कोई बात नहीं, अगर जिसका गलत हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जिसका सही था तो फिर उसके लिए तो फिर अच्छा ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इफ हे चाइल्ड रिपीटेडली, मतलब कि बार बार, ओके, फाइंड इट डिफिकल्टी टू टेल द टाइम फ्रॉम वॉल क्लॉक, डिस्प्यूट हैविंग प्रॉपर साइट एंड फिजिकल इज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दैट द चाइल्ड इज। यदि कोई बालक बालिका सही दृष्टि क्षमता एवं शारीरिक गठन होने के बावजूद भी दीवार घड़ी के समय जो समय है उसको बताने में बार बार उसको कठिनाई हो रही है, मतलब वो सही से सोच समझ नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो इसका क्या है? उसको कौन सा विकार है? तो जब वो बता नहीं पा रहा है, इसका क्या मतलब है? उसको वाक विकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 डिसलेक्सिया। अगर वो कायदे से बता पाएगा, ठीक है, अगर वो मुंह के द्वारा बता पाएगा तो ये विकार नहीं हुआ। तो इसमें लिखा है ना डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया आप समझे चाहे ना समझे, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना वाक, मतलब पठन और बोलने में उसको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से हिंदी से आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता था। तो इसमें आंसर नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। आप देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है? एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है आपका। मूक आर लर्नर सेंट्रिक कोर्स, तो ये सही है कि नहीं? बताइए, सही है ना? दूसरा इसमें क्या बोल रहा है? मूक कैन नॉट बी, नहीं सॉरी, मूक कैन बी असेस्ड बाई ए लर्नर इन ए प्रेजेंस ऑफ हिज टीचर। मूक क्या होता है? मूक के टाइम हम असेस करते हैं बच्चों को टीचर के द्वारा। तो आप इसका एक बार हिंदी भी देख लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है। पहला इसमें बोला गया है जो मूक होता है वो अधिगम करता केंद्रित होता है, मतलब जो सीख रहा है उसी पे केंद्रित होता है। दूसरा इसमें बोला गया है, कार्ड बताया गया है, क्योंकि अधिगमकर्ता द्वारा मूक तक पहुंच आपके अध्यापक की उपस्थिति में की जा सकती है। तो ये बताइए
क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है? दोनों बात तो ठीक है, ठीक है, दोनों चीज तो सही कर रहा है, पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए आंसर नंबर क्या सही होगा? आंसर नंबर 2 इसका सही होगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर नंबर 20। इसका आंसर आप देख लीजिए क्या होता है। इसका आपके सामने क्वेश्चन आ गया, समावेशी बालक के परिसर में बच्चों के समग्र विकास का उत्तरदायित्व तो समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। ये आपका आ गया यूनिट 10 से क्वेश्चन आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन से। और तब इसको देखिए, इसमें क्वेश्चन कौन सा सही होने वाला है आपका। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो समावेशी विद्यालय होते हैं उसमें बच्चों के समग्र विकास के लिए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। चलिए इसको देखिए। तो स्पेशल टीचर एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन बोर्ड, किसी बोर्ड की जरूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए। ओके, यहाँ स्कूल की बात हो रही है, कोई बहुत ब्रॉडर चीज़ की बात नहीं हो रही है। दूसरा, हेड टीचर एंड काउंसलर, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही। द स्कूल एंड पेरेंट्स, माता पिता और स्कूल की जरूरत पड़ेगी ही। सब्जेक्ट टीचर एंड स्पोर्ट टीचर, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट टीचर एंड स्पेशल टीचर, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, बी सी डी एंड ई। ओके, पहला नहीं होगा। पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि विशेष अध्यापक और चिकित्सा प्रमाण, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में, ठीक है, जो आपके जहाँ आपके बच्चे पढ़े उस परिसर में किसी बोर्ड को ले आके बैठा दो, हॉस्पिटल ही खुलवा दो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर नंबर 21 का क्या सही होने वाला है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शोध के गौण आंकड़ों का स्रोत क्या है, यानी सेकेंडरी डाटा। आपने पढ़ा है जो डेटा हमारा कलेक्ट करते हैं, तो 2 तरीके का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। पहला क्या होता है आपका प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। अब आप मुझे बताइए कि सेकेंडरी डाटा किस रिसर्च में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट जरूर करिएगा, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, गलती करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप देखिए कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा वो होता है कि जो चीज़ें हम बाद में लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या उनसे रिसर्च कर रहे हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं। ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च में जो चीज़ें उस समय की हुई रही हूँ वहाँ से जो प्रमाण मिलते हैं वो आपके प्राइमरी होते हैं। और वो चीज़ होने के बाद अगर कोई चीज़ आप वहाँ से प्रमाण लेते हैं और आप उस पर सही मान के उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा आपकी होती है सेकेंडरी डाटा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 इसका राइट होगा कि किसी के द्वारा विगत वर्ष में लिखा गया कोई निबंध। मान लीजिए कि कोई घटना हुई, जैसे आपकी घटना क्या हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आपकी बहुत सारी बुक लिखी गई है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी डेटा। उसको आप मान के और अपनी रिसर्च कर रहे हैं उस पर, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सेकेंडरी डेटा हो जाएगी। अवशेष क्यों नहीं होंगे? अवशेष तो प्राइमरी है ना। जलियांवाला बाग में जो भी अवशेष आपको वहाँ पे मिलेंगे, देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, तो वो प्राइमरी मतलब उस समय का हुआ है। दूसरा, पंजीकृत कारनामा, जो चीज़ें रजिस्टर है वो उसी समय हुई रही होंगी, जिस समय ये घटना हुई उसी समय रजिस्टर होगी, तो वो भी प्राइमरी डेटा में आ जाएगा। ओके, प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड, जो ट्रेंड्स का प्रिडिक्शन है वो भी आपका क्या आ जाएगा? प्राइमरी में ही आ जाएगा। तो सेकेंडरी डेटा की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये किसका होगा? आंसर नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसमें आपकी बात हो रही है और ये भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से आ गया। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन एकेडमिक ईयर। आपको अरेंज करना है विच वर बीइंग कैरिड आउट फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ओके, डिसेबिलिटीज इन सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मान लीजिए कि आपको कुछ करना, कोई एक्टिविटी करनी है, तो आप पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे? सिंपल सी बात, इतना समझ में आई। पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इतना समझिए, आपसे स्टेप पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है। ओके, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा? पहले आपको खोजना पड़ेगा कि भाई चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं कहाँ, कौन कौन से बच्चे हैं, सबको आपको खोजना पड़ेगा। इसलिए आपका पहले का ऑप्शन क्या सही होगा? पहला आंसर। ठीक है, तो सी वाला किस में है? सिर्फ 2 में है ना, तो यहीं से आपका करेक्ट हो गया। सबसे पहले आप मैपिंग करेंगे ना कि CWSN वाले जो बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ओके,
तो पहले आप उसकी सर्च करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड फॉर मैपिंग ऑफ नीड, जो आपकी नीड है आप उनसे उस चीज़ों को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, फिर आप इसका असेसमेंट करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, उसके आप क्या करेंगे, एजुकेशनल प्लेसमेंट करेंगे, फिर आप करेंगे डेवलपिंग इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बनाएंगे आप कुछ, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड एप्लीकेंट, कि मतलब जो भी चीज़ें उनको आप ले आए हैं, जो भी एड्स उनके लिए आप लाएँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, तो इसलिए क्या होगा, आंसर नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा वाला फिर आपका मूव से क्वेश्चन आ गया। इसमें आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा है, द थर्ड क्वाड्रेंट इन मूव, तीसरा क्वाड्रेंट मूव का क्या है, वीडियो एंड वेबलिंग। तो ये इजी क्वेश्चन था आपका, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 का देख लीजिए आप, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। उन्होंने पुस्तकों से अधिगम की भी बात की थी, तथ्यों को याद करना भी बोला था, मेमोराइजेशन पे भी फैक्ट्स वगैरह को याद करना है। ठीक है, देखिए रोड लर्निंग अलग होता है, यहाँ आप थोड़ा सा गच्चा खा सकते थे कि मेमोराइजेशन आप सोच रहे हैं कि मेमोरी लेवल पे बात करें, देखिए बच्चों को रटाओ, ये नहीं है, इसमें लिखा है मेमोराइजेशन फैक्ट, कि फैक्ट को याद करो, तो भाई फैक्ट को तो याद करना ही पड़ेगा ना, बिना फैक्ट को याद करे आपको कैसे काम चलेगा, तो इसलिए ये भी इसमें आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव है ये। मस्तिष्क का विकास करना बिल्कुल होगा, प्राकृतिक विविधता का आनंद प्राप्त करना, आप जानते हैं जो जे कृष्णमूर्ति हैं उन्होंने भी नेचुरलिज्म को सपोर्ट किया है, लाइक और रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह से, है ना, पढ़ा है आपने। डिग्रियों को प्राप्त करना एवं वास्तविकता से दूर रहना। ओके, तो ये भी इन्होंने ये इन्होंने नहीं बोला है इसमें। ठीक है, तो इसे क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ए बी सी डी, डिग्रियों को प्राप्त करना, वास्तविकता दूर रहना, ये तो निगेटिव बात होगी नहीं, तो कोई नहीं बोलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बात हो रही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। ओके, ये जानते क्या होता है, HRDC, जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है ना उसमें HRDC का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। ओके, तो उसका क्या काम है, बस यही देखिए आप, यही पूछ रहा है, बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो HRDC की स्थापना की गई है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो बस अगर आपको ये पता रहेगा ना कि जो HRDC वो होती कहाँ है, तो वो यूनिवर्सिटी वगैरह में होती, यानी वो किससे फील्ड में काम करेगी, वो हायर एजुकेशन की फील्ड में काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सही हो सकता था। तो इसको आप देखिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बिल्कुल इसमें हायर एजुकेशन की बात हो रही है। उच्चतर शिक्षा में बहु सांस्कृतिक और अंतर विषय क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना, इसकी भी बात हो रही है। ठीक है, और अध्यापकों को प्रशिक्षित करना कि कैसे पाठ्यक्रम को उनको करना है, उसका पढ़ाना लिखाना, मतलब ट्रेनिंग कराना। ठीक है, तो ये भी होता है HRDC में। ठीक है, और चौथा इसमें क्या दिया है, अध्यापकों की एक सूची बनाकर तैयार करना कि उन्हें आगे विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है, तो वो सबके लिए, हायर एजुकेशन में आप सबको पढ़ाने के लिए, आपको अलग से जो स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए होगा तो उसके लिए आपके पास स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, वो अलग बात होती है। ठीक है, ये अलग चीज़, ये मतलब कि अपने लाइन से भटका रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देख क्या लिखा है कि अनुसंधान परियोजना प्रदान करने हेतु अध्यापकों की एक सूची UGC को प्रदान करना, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ओके, प्रोवाइडिंग ए लिस्ट ऑफ टीचर टू द UGC फॉर अवार्ड टू रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट को लेने के लिए HRDC कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं देता है। ठीक है, ये आपको UGC से, CSIR से, और भी बहुत सारी लैब है उनसे इस प्रोजेक्ट वगैरह आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है, इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ओके, ABC। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, फ्राइड के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, यही पूछा गया है, तो इसको बहुत सारे लोग गलत करके आए होंगे, मुझे पता है।
क्यों गलत किए थे? क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, ईगो सुपर ईगो, वो अलग चीज़ है। इसमें भी आप क्या पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में पूछ रहा है। तो जो मूल प्रवृत्तियां आप देखेंगे ना, मैकडूगल की आपने पढ़ा होगा, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां कितनी है, जिसको आता हो मुझे बता देगा। और उसी तरह पूछ रहा है कि फ्रायड ने भी कुछ बोला है मूल प्रवृत्तियों के बारे में। तो उन्होंने बोला है 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, पहला होता है जीवन और दूसरा होता है मृत्यु। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन करने हैं आपका, 10 क्वेश्चन का आपने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही उसको एक बार फिर से देखिए, उसको समझिए, उसको नोट करिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को और खोजिए। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट 10 पार्ट, जो अभी 10 क्वेश्चन और बाकी होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।